और देखिए, महाराष्ट्र में कॉमेडी पर जारी सियासी धमाकों के बीच बीती रात मुंबई सिलेंडर धमाकों से कांप उठी। धारावी बस डिपो के पास सिलेंडर से भरे ट्रक में आग के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए और अचानक वहां हड़कंप मच गया। क्या कुछ हुआ, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। बम फूट रहा है, कोई राइडर उधर जाएगा नहीं। धमाकों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक के बाद एक बम विस्फोट कर रहा हो। हर धमाके के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। इधर धमाके होना शुरू हुए, उधर अफरा तफरी मच गई, दहशत फैल गई। जब धमाके होना शुरू हुए तो लोगों को उस वक्त अंदाजा नहीं था कि आखिर ये धमाके क्यों हो रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चल गया कि ये धमाके किसी बम के नहीं बल्कि सिलेंडर फटने से हुए हैं। अबे भाई चार कंटिन्यू फूटा है भाई, पांचवा है। घटना मुंबई के धारावी इलाके में हुई। धारावी बस डिपो के पास सिलेंडर से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई और उसके बाद एक एक करके उसमें रखे सिलेंडर फटने शुरू हो गए। अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक आग लगी तो कैसे लगी। लेकिन इतने भीषण हादसे के बाद गनीमत की बात ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। और चलिए इस हादसे की न्यूज में बात दिल्ली की कर लेते हैं। इसके लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज दिल्ली का बजट पेश होने जा रहा है। रेखा सरकार के इस पहले बजट को नाम दिया गया है विकसित दिल्ली बजट, जिसमें शिक्षा, पानी, प्रदूषण, यमुना की सफाई व्यवस्था, साथ ही महिला सुरक्षा, युवा, रोजगार, ऊर्जा, परिवहन, प्रदूषण के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर रहने वाला है। देखिए, दिल्ली में 26 साल बाद बीजेपी सरकार बजट पेश करने जा रही है। रेखा गुप्ता सरकार का ये पहला बजट है जिसे मुख्यमंत्री पेश करेंगी। नाम दिया है विकसित दिल्ली बजट, जो 80,000 करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है। दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसका पहला बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ा करके इम्प्लीमेंट करने की दिशा में रहेगा। बजट से पहले हलवा सेरेमनी होती आई है, लेकिन इस बार नई परंपरा की शुरुआत हुई। हलवा की जगह खीर बनाई गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भगवान राम को भोग लगाया, फिर बजट का महत्व बताया और विपक्ष पर कटाक्ष किया। जो कटुता इस दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच पिछली सरकारों ने बना के रखी, इस बार का ये बजट डबल इंजन सरकार का एक ऐसा रूप होगा जिसका लाभ पूरी दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। तो इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कटाक्ष किया, उधर विपक्ष में बैठे आम आदमी पार्टी ने पलटवार में देर नहीं लगाई। बिना आर्थिक सर्वे बजट पेश करने पर कई गंभीर सवाल उठा दिए, जिसका मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जवाब दिया। देखिए, ये बहुत अचंभे की बात है कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के दिल्ली का बजट कैसे बन गया। इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा क्या है जो भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाह रही है। दिल्ली का बजट खीर बांटने से नहीं बनता है। दिल्ली का बजट अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के आधार पर बनता है। और आज मुझे इस बात की चिंता है कि शायद हमारी जो वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये आंकड़े देखे हैं। इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए, परंतु दिक्कतें कुछ इस प्रकार की हैं कि सभी सेक्टर का जो कंप्रहेंसिव सर्वे है वो अभी हम करवा रहे हैं और अभी सभी विभागों की ऑडिट रिपोर्ट भी आ रही है। तो इन ऑडिट रिपोर्ट के बिना किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक सर्वे पेश करने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो बहुत जल्द ये काम पूरा कर लिया जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे भी पेश होगा और मुझे लगता है कि पिछली सरकार के काम पर वाइट पेपर भी पेश किया जाएगा। और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने संविधान से जुड़ा एक बयान दे दिया है, जिसमें मुस्लिम आरक्षण को लेकर के संविधान बदलने का जिक्र है। इस बयान के बाद संसद में भी जमकर बवाल खड़ा हो गया। आज भी संसद में इस मुद्दे को लेकर के हंगामा होने के आसार हैं। देखिए, संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भिड़ंत का मुद्दा था संविधान, लेकिन इस टकराव की असल वजह है आरक्षण पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। दरअसल बीते शुक्रवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने तमाम विरोध के बीच राज्य में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने वाला एक बिल पास कर दिया, जिस पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने कुछ शुरू किया है, मुझे पता है कि सब कोर्ट जाएंगे, हमें एक अच्छे दिन का इंतजार करना होगा।
वो दिन आएगा, बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदल रहा है और ऐसे फैसले हैं जो संविधान को बदल देते हैं। इस बयान के बाद विवाद बढ़ता देख शिव कुमार ने सफाई पेश की और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन हंगामा मच चुका था। डीके शिव कुमार ने फिर से कहा है कि संविधान कांग्रेस ने दिया है, संविधान को बदलने का काम भी कांग्रेस करेगी। कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर ये रिजर्वेशन दे रही है, ये सरासर झूठ है। धर्म के आधार पर तो बीजेपी कानून बना रही है। और दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर मिले कैश की जांच के बीच सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को ये मंजूर नहीं है। इसके खिलाफ आज से वकील बेनियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। जस्टिस वर्मा के घर से मिले जले हुए नोटों की जांच के बीच सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बड़ा फैसला लिया। एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि 20 और 24 मार्च को कॉलेजियम की मीटिंग में तय हुआ कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ किया था कि जस्टिस वर्मा के तबादले का कथित कैश कांड से कोई लेना देना नहीं है। तबादले की प्रक्रिया पहले से जारी थी, लेकिन जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने की संभावनाओं के बीच प्रयागराज में वकील गुस्से में हैं। इसकी बहुत विस्तृत जांच की जाए, लेकिन वो इन हाउस जांच नहीं, बाय सीबीआई और ईडी इसकी जांच हो। दिल्ली हाईकोर्ट में भी जस्टिस वर्मा के कामकाज पर ब्रेक लगा दिया गया है। जिन मामलों पर उन्हें सुनवाई करनी थी वो दूसरे जजेस को सौंप दिए गए हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में प्रस्ताव पेश करने को लेकर विपक्ष रणनीति बना रहा है। वहीं इस मामले में जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति से मुलाकात भी की। Constitution of a committee by the Chief Justice of India and the alertness he has reflected is also a factor that needs consideration. और बिहार में चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे ही सियासी सरगर्मी भी तेज होती नजर आ रही है और इस वक्त तो सियासी इफ्तार पार्टियों का दौर चल रहा है। कल राजद की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, इससे सहयोगी कांग्रेस ने दूरी बना ली। वहीं महागठबंधन में दरार की अटकलों का दौर भी अब शुरू हो गया है। ये तस्वीर पटना में आरजेडी की इफ्तार पार्टी की है। आरजेडी के बड़े मुस्लिम नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर सैकड़ों की संख्या में रोजेदार पहुंचे थे। इंतजार हो रहा था कांग्रेस के भी बड़े चेहरे शिरकत करेंगे, लेकिन इंतजार सिर्फ इंतजार ही रह गया। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश का कोई बड़ा नेता इफ्तार पार्टी में शामिल होने नहीं पहुंचा। कांग्रेस ने जब से बिहार में प्रभारी बदला है, तब से आरजेडी से रिश्ते खराब हो चले हैं। कन्हैया कुमार की पलायन रोको यात्रा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से अखिलेश सिंह को हटाकर उनकी जगह राजेश कुमार को कमान सौंपने के कारण मामला और बिगड़ चुका है। कल पटना में एक और इफ्तार पार्टी की चर्चा रही। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान की इस पार्टी में सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम नेता पहुंचे, लेकिन इस इफ्तार का भी कुछ मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया। कि उनकी नाराजगी भी मेरे सर आंखों पर हकीकत ये है, आप मुझसे तो अपनी नाराजगी रख रहे हैं, पर उन दलों के आप साथ खड़े हैं जिन दलों ने सिर्फ मुसलमानों के साथ झूठ बोलकर उनको सिर्फ अपना वोट बैंक समझने का काम किया। और बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार के तीखे हमलों के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट पर चर्चा के दौरान जदयू और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। इसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी मोर्चा खोल दिया। सियासत की ये लड़ाई बैलगाड़ी से मर्सिडीज तक जा पहुंची। क्या कुछ हुआ, देखिए। चुनावी बिगुल बजने से पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। अपने पिता लालू यादव पर हुए सियासी हमले पर सत्ता पक्ष पर जमकर बरसे। आंध्र प्रदेश विकास के लिए चिंतित है। जब मर्जी केंद्र के छाती पर चढ़कर विशेष पैकेज ले जाता है, लेकिन एक हमारे सीएम हैं, ना पटना में आए हुए इन्वेस्टर मीट अटेंड करते हैं, ना निवेशकों से मिलते हैं। जो बिहार खटारा था, जो वो बोलते हैं, जिसको उनके पिताजी और माताजी ने खटारा बनाया था, उस बिहार को नीतीश कुमार जी ने 19 साल में जो 54% करीब थे, उसको 33% मतलब 21% करीबी घटा। तेजस्वी यादव खास तौर पर वित्त मंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते दिखे। युवा को रोजगार नहीं, बीमारियों का कोई उपचार नहीं, सही हाथों में अपना बिहार नहीं। इन लोगों को विकास दिख गया तो बिहार को लूट लेगा। और चलिए अब एक बड़ी खबर के बारे में आपको बता देते हैं, और खबर ये है कि नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर के दौरे पर होंगे और इस दौरान वो आरएसएस मुख्यालय जाएंगे। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री बनने के बाद रहते हुए आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। देखिए।
30 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर दौरे पर पहुंचेंगे तो उस दिन गुड़ी पड़वा होगा, यानी मराठी नव वर्ष की शुरुआत, और उसी दिन आरएसएस संस्थापक हेडगेवार की जयंती भी है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी फिर नागपुर के उसी आरएसएस हेडक्वार्टर में होंगे जहां वर्षों पहले तक उनका अक्सर आना जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा पहली बार होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का आरएसएस मुख्यालय का दौरा बहुत खास रहेगा, क्योंकि बीते 11 साल में ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय जाएंगे और वहां जाकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। मोदी और भागवत आखिरी बार 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त साथ दिखे थे। फिर 2024 का चुनाव हुआ, नतीजे आए और उसके बाद से गाहे बगाहे संघ और बीजेपी को लेकर चर्चा बनती ही रही कि रिश्ते ठीक रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी के नागपुर दौरे को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। और जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर में आज तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल ड्रोन और हेलीकॉप्टर का सहारा ले रहे हैं। एनएसजी की एक पूरी टीम वहां तैनात कर दी गई है। कठुआ के हीरानगर में आज तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन के दूसरे दिन कल सुरक्षा बलों ने सान्याल गांव का चप्पा चप्पा छान मारा। सुरक्षा बलों को वहां छिपे 5 आतंकवादियों के कुछ बैग मिले, जिसमें हथियार और गोला बारूद था। आतंकवादी जहां छिपे हुए हैं वो इलाका पाकिस्तान से महज 5 किलोमीटर दूर है। अब पुलिस ने रविवार को सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल वहां छिपे 5 आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के साथ भाईचारे की सलाह दे रहे हैं। ये जो लोग हैं ना, जो फाके देते हैं, फाके का मतलब सिर्फ फाका नहीं है, फाके के साथ ये भी है। तो उसको याद करो जो हमारा मालिक है, और वही सब कुछ है, उसके बगैर कुछ नहीं। और अगर उस मालिक के साथ नहीं करोगे तुम्हारा कोई फायदा नहीं। सबसे बड़े पैगाम मैं दूंगा, भाईचारे में हम आगे बढ़ सकते हैं, दुश्मनी में हम आगे नहीं बढ़ सकते। और नागपुर में कथित हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट ने फिलहाल तो रोक लगा दी है, लेकिन कोर्ट के आदेश आने से ठीक पहले प्रशासन ने मास्टरमाइंड फहीम खान के घर के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलवाकर ढहा दिया। नागपुर हिंसा में कथित मास्टरमाइंड के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। नागपुर को दंगे की आग में झुलसाने वाले नेता के अवैध निर्माण पर नगर निगम ने कार्रवाई की। ये उसी फहीम खान का घर है जिस पर 17 मार्च को हुए नागपुर दंगे की साजिश रचने का आरोप है। नगर निगम ने 21 मार्च को नोटिस देकर कहा था कि 24 घंटे में अवैध निर्माण को हटा लें, जिसके बाद निगम का बुलडोजर अवैध कब्जे पर चल पड़ा। बुलडोजर एक्शन पर रोक के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई। कोर्ट ने 2 आरोपियों फहीम खान और यूसुफ शेख के घर ढहाने पर रोक लगा दी, लेकिन ये फैसला आने से पहले ही बुलडोजर चल चुका था। फहीम माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता है और उस पर 17 मार्च को दंगे वाली रात भीड़ को भड़काने का आरोप है। सोशल मीडिया पर भी गलत जानकारी वायरल करने का इल्जाम है, जिसके बाद नागपुर में हिंसा हुई थी। सिर्फ बदला लेने की मेंटेलिटी से हुआ है। हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस दंगे में। हम लोग लॉ अबाइडिंग पीपल है। तो वही संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्फ की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। उन पर बिना नक्शा पास कराए मकान बनवाने का आरोप लगा है। प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। संभल के मोहल्ला दीपा सराय में जब अधिकारी पहुंचे तो हड़कंप मच गया। दरअसल इसी इलाके में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नया घर बन रहा है। ये निर्माणाधीन मकान जियाउर रहमान बर्क का है। आरोप है कि बर्क ने प्रशासन से बिना नक्शा पास कराए ही ये आलीशान मकान खड़ा कर दिया। शिकायत मिलने पर एसडीएम ने जांच के लिए 3 अधिकारियों की टीम बनाई, जो निर्माणाधीन मकान का जायजा लेने मौके पर पहुंची। जांच टीम ने पैमाइश कर ली है, वो रिपोर्ट बनाकर एसडीएम को सौंपेगी और रिपोर्ट पर कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर ये पाया जाता है कि मकान अवैध तरीके से बनाया जा रहा है तो कार्रवाई भी होगी। अब बर्क इसे सरकार की साजिश बता रहे हैं। ये लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं। मेरे ऊपर जुल्म ज्यादती अगर की जा रही है आवाज़ को दबाने के लिए, तो मैं अपने लोगों को आवाज़ को दबाने के लिए उनके हक की आवाज़ को दबने नहीं दूंगा। मुझ पर जुर्म करना है करो, लेकिन मैं अपने लोगों की आवाज़ को बरकरार रखूंगा। जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही। संभल हिंसा केस में पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया है। भड़काऊ बयान के मामले में वो पहले ही नामजद है।
और दिल्ली पुलिस ने सुभाष पैलेस थाना इलाके के कोहाट एन्क्लेव में बुजुर्ग दंपति की हत्या का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की हिरासत में खड़े ये वही आरोपी हैं जिन्होंने कोहाट एन्क्लेव में 16 मार्च को बुजुर्ग दंपत्ति की उन्हीं के घर में बेरहमी से हत्या कर दी थी। फिर घर में लूटपाट के बाद फरार हो गए थे। आरोपी दीपक पहले बुजुर्ग दंपत्ति मोहिंदर सिंह और दलजीत कौर के यहाँ काम करता था। बाद में काम छोड़ दिया और अपनी जगह रवि नाम के शख्स को रखवा दिया। कुछ दिन बाद दोनों आरोपियों ने मिलकर घर में लूटपाट और हत्या की साजिश रची। दीपक ने अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवा रखे थे, इसलिए ढूंढना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे धर दबोचा। इसका अभी जो हमें पता लगा है कि इसे ऐसा डर था कि अगर बाद में उठा सकते हैं, मतलब इसके बारे में बता सकते हैं, तो अपने आप को ये छुपाना चाहता था। तो आप जैसा देखेंगे इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो बनाए हुए थे दूसरे नाम से बना करके यहाँ पर किया था, तो अपनी पहचान को छुपाए रखना चाहता था। इसी कारण से सोचा कि अगर ये इसे मारेंगे नहीं तो ये इसकी पहचान बता सकते हैं और ये पकड़ा जाए। पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक से एक पिस्टल, एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और लूट के 3000 रुपए और कुछ जेवरात बरामद कर लिए हैं। और मेरठ के स्वारों की हत्या के बाद एक और पत्नी ने पति और पत्नी के रिश्ते को तार-तार किया है। पत्नी ने शादी के महज 15 दिन बाद ही अपने प्रेमी के 1 लाख रुपए लेकर अपने पति की हत्या करवा दी। पुलिस की कस्टडी में खड़ी ये महिला जितनी मासूम दिख रही है, उससे ज्यादा खौफनाक वारदात को इसने अंजाम दिया है। महिला का नाम प्रगति यादव है, जो अपने गांव के ही अनुराग यादव से प्रेम करती थी। परिवार के दबाव में दिलीप यादव से शादी तो कर ली, लेकिन शादी के तुरंत बाद उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रचनी शुरू कर दी। वारदात को अंजाम देने का जिम्मा अपने प्रेमी को दिया, जिसने दिलीप यादव पर जानलेवा हमला किया और इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो गई। पुलिस ने तफ्तीश के बाद हत्या का खुलासा किया। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गाँव का रहने वाला था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफी अमीर है दिलीप, अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। पुलिस ने प्रगति, उसके प्रेमी और वारदात में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच और कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है।